आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी आई एम श्योर आप सभी लोगों की काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। क्या करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में आपकी क्लियर होने वाली हैं और आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेज़ 1 को क्लियर करवाने के लिए। ऑफकोर्स फेज़ 1 को क्लियर करेंगे तभी हम फेज़ 2 पर पहुंचेंगे, तो फेज़ 1 भी काफ़ी ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, और अगर ऐप नहीं डाउनलोड करी है वो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, इस टाइम पे ना हमें बहुत सारे करंट अफेयर मटेरियल की ज़रूरत है। इस टाइम पे हमें बहुत सारे क्विजेस की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको फ्री में इस ऐप पर मिलेंगी। हमने यहाँ पर हाल ही में एक स्कीम्स का क्विज भी शुरू किया है। तो स्कीम का क्विज प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ पर बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप टाइमली मैनर में, मतलब टाइमर भी हमने लगाया है और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो जी, जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही थी, आप सभी को पता है कि हमारा आरबीआई ग्रेड बी का जो पैटर्न है वो है जी ये, ठीक है, जहां पर इंग्लिश 30 नंबर का आता है और आपका मैथ्स भी 30 का आता है, आपकी रीजनिंग 60 की आती है, और जो आपका जो किंग है इस पूरे फेज का वो है आपका जनरल अवेयरनेस, जो आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 25 सेकंड में पूरे करने हैं, यानी लगभग आपको 20 सेकंड के आसपास का टाइम मिलेगा एक सवाल को करने के लिए, विच इज आपके 200 नंबर का पूरा पेपर है, ठीक है, उसमें से 80 नंबर का आपका एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी सब्जेक्ट को आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ कि कैसे जो है, और मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी आपको बताने वाली हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो सारी चीजें इस सब्जेक्ट को लेकर आपकी क्लियर हो जाने वाली हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बेशक फेज 1 में ना लिखा हुआ है, बट इसकी इंपॉर्टेंस, अगर आपने इसको फेज 1 में अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो ये आपको फेज 2 में भी हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि फेज 2 में आप जैसा कि देख सकते हैं, ईएसआई का जो पेपर है वहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि करंट ओरिएंटेड आती हैं, फाइनेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि करंट ओरिएंटेड हैं। तो आपको करनी इसकी तैयारी एक बार है, और ये आपका फेज 2 और इंटरव्यू दोनों में, सारी फेजेस में हेल्प करेगा। ये इतना बड़ा चैंपियन है अपने आप में, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। शुरू करने से पहले प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिएगा। कोई कंपाइलेशन ढूंढ लो या कोई वीडियोस ढूंढ लो जहां से आपको रोज के करंट अफेयर्स पढ़ा दिए जाए, बट न्यूज़पेपर आप पढ़ने मत बैठो अभी, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट्स भी आप, मुझे लगता है कि मत स्क्रॉल अभी करो, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। या तो कोई भी अपना, जहां से भी आप पढ़ते हैं, जो आपको कोई कंपाइलेशन दे दे, या फिर आपको वीडियोस के थ्रू आपके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह जो है करवा दे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां से करिए। वेबसाइट्स खुद पढ़ने मत बैठो। आपको कभी भी बजट की फुल डॉक्यूमेंट और सर्वे की फुल डॉक्यूमेंट पढ़नी ही नहीं होती है। इवन यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है जी। और मल्टीपल सोर्सेस, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि क्योंकि हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं ना, हमें लगता है कि बस बहुत सारा पढ़ ले और पेपर क्लियर हो जाए, बट ऐसा नहीं करना है। बहुत सारा पढ़ना जरूर है, बट बहुत सारे सोर्सेस से नहीं पढ़ना है। अपना एक सोर्स फिक्स रखिए और उसी को 4 से 5 रिविजन दीजिए, 4 से 5 बार उसको रिवीजन दीजिए, यानी मल्टीपल रिवीजन्स दीजिए। सोर्स को कम रखिए, ज्यादा सोर्स रखा कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करिए। देखिए, क्योंकि 9 जुलाई और 30 जुलाई के बीच में जो है टाइम बड़ा कम है, तो फेज 2 की तैयारी आप उन 20 दिनों में नहीं कर पाओगे। फेज 2 की तैयारी अभी से आप जो है फेज 1 के साथ साथ रखिए, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जाम, अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम, देखिए हमें ना हमेशा जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें डिफिकल्ट एग्जाम आएगा इस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, ये मुझे हमेशा लगता है, ठीक है। इजी आएगा तो हम उसको क्रैक कर ही लेंगे, बट अगर डिफिकल्ट आ गया, हमने इस तरीके से तैयारी करी कि अच्छा पेपर तो आसान आएगा, तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते, तो हमारा हो सकता है कि हमारा क्लियर ना हो। तो डिफिकल्ट आएगा, इस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर का थोड़ा सा डिविजन हम करते हैं। तो यहां पर जो 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 70% जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, वो पिछले आपके 3 से 5 महीने के आते हैं। तो ज्यादा फोकस आपको, जैसे जुलाई में पेपर है तो जून का करंट अफेयर, मई और अप्रैल के करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहां से आपके 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसको ये लगता है कि मेरा करंट अफेयर के साथ साथ मेरी तो रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप सिर्फ ये
इस पर खेल सकते हैं और आप अपनी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी क्लियर कर लेंगे। बट अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा तो रीजनिंग भी अच्छा नहीं है, मैथ्स भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे सर्वाइव कर रहा हूँ, बाकियों में तो मैं सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही लेके आ सकता हूँ, और बाकी तो मैं जो ओवरऑल कट ऑफ है मेरे तो करंट अफेयर ही करवाएगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ ये 5 to 9 मंथ्स वाला जो कॉलम है इसको फॉलो करिएगा। यानी आपको ये 5 से 9 महीने वाले करंट अफेयर्स करने हैं, ना सिर्फ 3 से 5 महीने वाले, ठीक है, क्योंकि बाकी के 20% क्वेश्चंस आपके 5 to 9 मंथ से आएंगे, राइट। सो आप अपने आप को देखिएगा आप कौन से लेवल पर हैं। अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि दोनों का मिला के, करंट और रीजनिंग का मिला के मैं ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर लूंगा, तो कोई टेंशन है ही नहीं। बट आपका कोई भी और सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और आप सिर्फ करंट के भरोसे बैठे हो, तो करंट को तो एटलीस्ट 100% करके जाओ, है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि करंट ही मेरी नैया पार लगाएगा, तो एटलीस्ट इसको तो करो अच्छे से। सो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर चूज करिएगा, और बाकी के जो 10% सवाल होते हैं वो आते हैं आपके लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। चलिए जी हाँ जी, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिकोड कर देती हूँ कि कितने सवाल पिछले कुछ सालों में कहाँ से पूछे गए हैं टॉपिक वाइज। तो बजट से हम देख सकते हैं 2022 में 1 सवाल आया है, 2021 में 6 सवाल आए हैं, और 2019 में 1 भी सवाल नहीं आया है। तो आप अपनी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ से समझ सकते हैं। इस साल मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा बजट से, इस साल का स्पेशल बजट है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस साल के बजट में, तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल यहाँ से आने के चांसेस हैं, ठीक है। बजट पे भी अगर मैं एक सर्वे पे भी अगर मैं बोलूँ तो एक आध सवाल यहाँ से भी आ जाते हैं। फिर है जी आपका नेशनल अफेयर्स से आपके 7-8 सवाल आ सकते हैं। फिर अगर मैं स्टेट्स जो न्यूज़ में होते हैं उनसे भी 5 सवाल आ जाते हैं। इंटरनेशनल अफेयर भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, जहां से 10 से 12 सवाल पूछे गए हैं, तो आईआर वाले टॉपिक्स को भी आपको नहीं छोड़ना है। अग्रीमेंट्स वगैरह से 2-4 क्वेश्चंस आए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं 40-48 के आसपास, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स वगैरह से भी आपके एक आध क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस न्यूज जैसे एक्सरसाइज होती है जो बायलैटरल एक्सरसाइज, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपके आए हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से भी 4 से 3 यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, 3 और 2019 में 13 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अगेन 3, 2 और 6, रैंक्स एंड रिपोर्ट डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे 6, 8 और 4, तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इस साल भी है काफ़ी ज़्यादा। स्पोर्ट्स से भी आपके 6 से 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो अब की बार चेंज हुआ है ना सिलेबस, उस पर स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा उससे घबराइएगा मत कि मैम सिलेबस चेंज हो गया तो अभी भी यही रहने वाला है, ठीक है। वो थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया है, फिरा दिया है, बट यू नेवर नो कि क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, तो आपको नहीं स्किप करना है। हमें अपना सिलेक्शन चाहिए, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। सीधी बात ये है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने सोशल जस्टिस लिख दिया ना, तो उस सोशल जस्टिस में बेशक वो कल को कोई भी सब्जेक्ट हटा देते हैं, बट मुझे पता है कि उसमें हेल्थ भी आएगा, उसमें एजुकेशन भी आएगा, उसमें सब कुछ आएगा, है ना। और अगर वो ईएसआई में नहीं पूछे तो वो करंट अफेयर्स में पूछ लेंगे, तो जैसे कि तैसे करके वो पूछ लेंगे। तो जो सिलेबस चेंज वाली जो चीज़ चल रही है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप स्पेसिफिकली एक वो अकाउंटेंसी, वो फाइनेंस में जो ऐड हुआ है उस पर हम एक थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, एडिशनल थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी जो छोटे छोटे माइनर चेंजेस हुए हैं उन पर मैं कहूँगी उनसे ज़्यादा मत घबराइए, अपनी प्रिपरेशन एज इट इज़ रखिए जैसे आप रख रहे थे, सब कुछ पढ़िए, ठीक है। ये हट गया वो हट गया, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सब कुछ पढ़िए। अगर मान लो वहां से क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या कर लोगे आप, आरबीआई जाओगे कि ये कैसे दे दिया, नहीं जाओगे ना, तो अपनी प्रिपरेशन कर लो, है ना, सेफ तरीका यही रहता है। साइंस एंड टेक 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज 4, 5, 6, ठीक है। ओबिचुरी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मिसलेनियस न्यूज़ से भी आपके 3 से 6 सवाल पूछे जा सकते हैं। मोबाइल ऐप पोर्टल, यहाँ पर हम यूपीआई से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। यूनियन टेरिटरीज, एब्रीविएशंस और एक्ट, स्टैटिक जीके से भी 3। ये स्टैटिक जीके अलग से कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मैंने तो हमेशा करंट अफेयर ही पढ़ाया है, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती आई एम अ जीए फैकल्टी, नहीं, आई एम अ करंट अफेयर फैकल्टी, क्योंकि करंट अफेयर जब मैं पढ़ा रही हूँ तो जीए उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ कि जी इस नेशनल पार्क में ये सर्वे हुआ है जिसमें इतने हाथी मिले, इतने शेर मिले, इतने ये मिला, इतना वो मिला है, तो मैं उस नेशनल पार्क की लोकेशन भी तो बताऊंगी ना आपको, विच इज अ स्टैटिक पार्ट, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस में काउंट होता है, ठीक है। सो मैं तो कभी भी इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके लेती ही नहीं हूँ, ये एक ही चीज़ है करंट अफेयर और जीए, मैं तो हमेशा यही समझती हूँ, ठीक है। सो करंट अफेयर करवाते करवाते ही आपका जीए भी हो जाएगा, डोंट वरी,
राइट चलिए, तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। लास्ट में आपको बहुत बार रिवाइज करना है, मैं हमेशा कहती हूँ 3 से 4 बार आपको रिविजन देना है हर चीज़ को, राइट और अभी ये टाइम है कि हर तीसरे दिन आप एक मॉक लगाइए और PYQ अभी भी आपको लगाने हैं और एंड में भी लगाने हैं। एंड का मतलब जुलाई नहीं है, एंड का मतलब जून है। जुलाई में आपको कोई पेपर नहीं लगाना है क्योंकि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं उससे। तो वो जो 8 दिन है ना आपके पास जुलाई में, उसमें कुछ भी मत करिएगा और टाइमर यूज करिएगा, क्योंकि बिना टाइम के किया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 20 सेकंड में नहीं किया तो पेपर छूटेगा, ओवरऑल कट ऑफ छूट जाएगी। तो टाइमर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी मंथ्स हम देख चुके हैं। हाउ टू रिमेंबर, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, आपको कुछ स्टोरीज बताऊँ, आपको मैप्स ग्राफ्स वगैरह जो है मैं आपको सिखाऊं। तो यही कुछ तरीके होते हैं जिनसे हमारी जो मेमोरी है वो याद रखती है चीज़ों को लॉन्ग टर्म में। उसके साथ साथ आपको रिविजन करना है, रिविजन ही सबसे बड़ा किंग है। उसके बाद आपको जी टेस्ट लगाने हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी आप कुछ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं दूसरे तीसरे दिन, जैसे जैसे आप थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लें वैसे वैसे आप एक टेस्ट रोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग पर्सन हो, मतलब जो भी आप पर्सन हो, अगर आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हो, सुबह पढ़ना प्रेफर करते हो, अपने बेस्ट टाइम पे जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो पढ़िएगा, ठीक है। जैसे आप मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह उठ के आपने कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। रात को उसी कॉन्सेप्ट को सोते टाइम या सोने से पहले या खाना खाते टाइम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जरूर सोना है। अगर रिविजन नहीं मिला उस कॉन्सेप्ट को तो अगले दिन तक वो कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए रिविजन किंग है। ऑल राइट देन, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगर आपको एक राइट डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी और किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको अगर हमारे यहाँ पर एनरोल करना है तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है जी अड्डा 24/7 के ऐप पर, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। जब आप यहाँ पर ऐप पर जाएंगे, ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, है ना। शुरू में मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐप पर जाइएगा और ऐप पर जाने के बाद आप यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ पर क्लिक करके RBI पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बैंक महापैक के जरिए एनरोल होना चाहते हैं, इसमें भी RBI है, रेगुलेटरी महापैक में भी RBI है, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट RBI और मिशन RBI ग्रेड भी अलग अलग हमारे बैचेस हैं। ये जो टारगेट RBI है ये बैच कल से शुरू हो रहा है, तो लिमिटेड सीट्स हैं आपके पास, इसमें तुरंत एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ई-बुक्स, तीनों फेजेस की तैयारी सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लाइव रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आपके लिए थोड़ी लिमिटेड सीट्स हैं कल से, क्योंकि बैच शुरू हो रहा है। तो आज बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर एनरोल करने वाले हैं, तो आपका नंबर भी आना चाहिए, इसीलिए आप तुरंत एनरोल कर लीजिए। आप सभी के लिए ये कोर्स अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने कोड रखा हुआ है विच इज़ Y674। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये पूरा कोर्स आपके लिए सिर्फ 2989 का हो जाएगा, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे। या फिर अगर आपको किसी के थ्रू भी ज्वाइन करना है ना, चाहे महापैक के जरिए, रेगुलेटरी के जरिए, कुछ भी करना है, आपको सिर्फ Y674 यूज़ करना है और ये पूरा कोर्स आपके लिए, सारे ही कोर्सेज आपके लिए अफोर्डेबल बना दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।